गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर है जो कि 9th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स का बल तथा गति के नियम। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगले चैप्टर के साथ हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर बेटा बात की जाएगी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, यानी गति क्या होता है। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु विरामावस्था में यानी एक जगह पर रखी हुई होती है, उसमें कोई बाह्य बल कार्य करता है, ठीक है, या वो अपनी गति की अवस्था में आ जाती है, जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक, ठीक है, और उसको यहाँ से कुछ दूर डिस्प्लेस कर दिया जाए तो हमारा क्या होता था, उसमें गति हो जाती थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बल के साथ साथ यानी फोर्स के साथ साथ मोशन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बल क्या होता है, यानी फोर्स हमारा क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब, ठीक है, तो उन्होंने गति के 3 नियम जो है प्रतिपादित किए थे। कितने नियम? 3 नियम प्रतिपादित किए थे। न्यूटन का पहला गति विषयक पहला नियम था, और न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम, और न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम। उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। ठीक है, उन तीनों नियमों के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। और तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या क्या चीजें मुझे कंप्लीट करनी पड़ेंगी अबाउट चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आएगा बल, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम बल, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे गति के नियम, ठीक है, दूसरा गति के नियम, और तीसरा रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा क्या होगा? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे इस चैप्टर में क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब तो इन चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बल, गति के नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की, यानी बल क्या है। तो हम जाहिर सी बात है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। बल क्या है? बल वह धक्का या वह खिंचाव है जिसके द्वारा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, तो जिसके द्वारा वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बल यानी जो हमारा फोर्स है, तो बल वह धक्का है, बल वह धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति में या विरामा अवस्था में परिवर्तन करता है, ठीक है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक है बेटा, यानी हम कह सकते हैं कि बल वह धक्का या वह खिंचाव है जो किसी वस्तु गति या विराम की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है, ठीक है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या
परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है भैया, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बल वह धक्का या वह खिंचाव है जो किसी वस्तु की, यानी बल क्या है, फोर्स क्या है, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए बार बार, आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। यानी बल वह खिंचाव या वह, यानी वह धक्का या वह खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गतिकी अवस्था में बिना परिवर्तन किए, यानी जो वस्तु की या गतिकी अवस्था में जो परिवर्तन, यानी परिवर्तन कर दे, ठीक है, गतिकी अवस्था में परिवर्तन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। या परिवर्तन करने का प्रयास, जैसे मान लिया कोई भी कार एक जगह पर खड़ी हुई है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा धक्का दे दिया जाए, ठीक है, वो कार क्या होगी, कुछ बढ़ करके आगे चले जाएगी। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा कि हमारे और कार के द्वारा हमने क्या उस पर बल दिया, यानी धक्का दिया। या कोई भी वस्तु हो, हम धक्का यानी बल देने का उस पर प्रयास करते हो, थोड़ी सी वस्तु खिसकती है तो हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता, फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है बल की। तो बल एक क्या है, सदिश राशि है। बल क्या है, यानी जो फोर्स है हमारा क्या है, सदिश राशि है बेटा। सदिश, हमने आपको वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, ये सारी चीज दोनों वेक्टर यानी सदिश और अदिश पढ़ाया था। तो यहाँ पर बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, बल क्या है हमारा, बल एक हमारा सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। इस तरीके से इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तथा सीजीएस पद्धति में, ठीक है, तथा सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इसको हम कहते हैं डाइन। ठीक है, ये डाइन, ये मात्रक है इसका, यानी ये एसआई मात्रक न्यूटन होता है बल का। और सीजीएस में अगर हम बोलेंगे तो इसको हम कहते हैं डाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, डाइन। भूत ऊत वाला ना समझना, डाइन यहाँ पर समझ रहे हो ना, ये इसका मात्रक है। ठीक है, यानी इसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, क्या है, डाइन। ठीक, वो भी किसमें, सीजीएस प्रणाली में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बल क्या है, एक सदिश राशि है जिसका मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन है और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड, यानी 1 न्यूटन क्या कह सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर प्रति, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होते हैं। यानी 1 न्यूटन में डाइन कितने होंगे, 10 की पावर 5, यानी 1 न्यूटन में 10 की पावर 5, ये क्या होंगे बेटा, ये होंगे डाइन। ठीक है, अगर हम डाइन की बात करेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, तो बल का एक अन्य मात्रक भी होता है, यानी जो हमारा फोर्स होता है इसका एक अन्य मात्रक भी होता है। ठीक है, जिसको हम किलो भार भी कहते हैं, यानी अन्य मात्रक, किलोग्राम भार। ठीक है बेटा, किलोग्राम भार, यानी यहां से कई सारी चीजें हमें फोर्स में देखने को मिल जाती हैं। यानी इसका तो हम 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम भार जो है, 1 किलोग्राम भार का जो बल होता है वो 1 किलोग्राम गुणे
9.81 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम भार यानी 1 किलोग्राम भार बल बराबर हमारा क्या हो सकता है 1 किलोग्राम। ठीक है, एक किलोग्राम गुणे 9.81 क्या मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है भैया, यानी 1 किलोग्राम भार, जो 1 किलोग्राम भार होगा, जो हमारा 1 किलोग्राम भार फोर्स होगा वो 1 किलोग्राम गुणे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि 9.81 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी 1 किलोग्राम, इसको हम क्या कह सकते हैं 9.81 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये क्या लिखा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती थी, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यानी 1 न्यूटन की होती थी। तब इसको कह सकते हैं यानी जो 9.81 न्यूटन भी इसको हम कह सकते हैं, या 9.81 न्यूटन। ठीक है भैया, यानी 1 किलोग्राम भार बल को हम 9.8 न्यूटन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली हम कोई भी आगे हमारा एग्जाम्पल आएगा तो हम यानी 1 किलोग्राम भार यानी जहां पर 1 किलोग्राम फोर्स की बात होगी तो हम 9.8 न्यूटन का प्रयोग कर लेते हैं। ज्यादातर 9.8 का ही मान हमारा चलता है। ठीक है, 9.8 का। तो यहाँ पर हम एक इसका रूप और लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 न्यूटन। अब यहाँ से 1 किलोग्राम भार की हमने बात कर ली। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि 1 न्यूटन की, तो 1 न्यूटन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 न्यूटन में कितने किलोग्राम। ठीक है, देखते हैं। 1 न्यूटन में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1/9.81। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1/9.81 क्या होगा, किलोग्राम भार। ठीक है भैया, किलोग्राम भार। तो ये हमारा यहाँ से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे फोर्स का। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ से फोर्स के बारे में हमने देखा कि वह धक्का या वह खिंचाव है या एक कैसी राशि है, तो यह एक हम कह सकते हैं या एक सदिश राशि है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो बल है हमारा, ठीक है, तो बल के प्रभाव क्या है, यानी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी बल के क्या क्या प्रभाव हैं, यानी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूं। तो हम बात करेंगे बल के प्रभाव की। ठीक है बेटा, बल के प्रभाव की। ठीक है, देखते हैं। बल के प्रभाव। ठीक है, बल के प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक, तो बल के प्रभाव अब हम बताते हैं इसके बारे में आपको बेसिक सा।
यानी देखिए बल के प्रभाव के हमारे निम्न कारण उत्पन्न हो सकते हैं, बल के प्रभाव के निम्न कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यानी क्या होता है कि बल लगाने से किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, यानी बल लगाने से किसी वस्तु के आकार या उसके आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है, आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे यानी मैं बात कर रहा हूं बल के प्रभाव की, तो यहाँ पर बल द्वारा यानी बल से किसी वस्तु के आकार और आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे किसी लोहे की चादर को हम मोड़कर उसका एक बॉक्स भी बना सकते हैं, यानी उसके आयतन में परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ? बल लगा करके। ठीक है, कैसे हुआ? बल लगा करके, यानी फोर्स के द्वारा, यानी जस्ते की चादर को मोड़कर उसका आकार बदला जा सकता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन और उसके आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे जस्ते की चादर को मोड़कर उसका बॉक्स बना दिया जाए, यानी देखिए उसमें बल का ही तो प्रयोग हुआ। ठीक है, यानी बल के प्रयोग द्वारा ही उस जस्ते की चादर को मोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे हम इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। किसी वस्तु पर बल लगाने से, कोई भी वस्तु उस पर बल लगाने से हमने जरा सा पुश कर दिया, धक्का दे दिया, तो वस्तु क्या होती है? गतिमान हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे क्या होता है, रोलर को धक्का देना। जैसे रोलर खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हमने धक्का दिया, बेशक तुमसे ना हिले, पर हमें एग्जांपल के तौर पर, तो यानी वो क्या होगा? गति की अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से गतिमान वस्तु पर गति की विपरीत दिशा में बल लगाने से उसे विरामावस्था में लाया जा सकता है। यानी कोई भी वस्तु जैसे मान लिया एक साइकिल जा रही है। ठीक है, साइकिल जा रही है, उसके विपरीत आप खींचना शुरू कर दो पीछे की तरफ, तो क्या होता है कि जब पीछे की तरफ खींचेंगे यानी उसके विपरीत में हम बल लगाएंगे, तो वो हमारा वस्तु विरामावस्था में धीरे धीरे आ जाता है। क्लियर हो रहा है? यानी जब कोई साइकिल जा रही है, उसको अगर हम पीछे से खींचना शुरू करते हैं तो भी एक प्रकार का हमारा बल ही तो होता है। जब खींचना शुरू करते हैं तो वो साइकिल क्या होती है? धीरे धीरे क्या होती है? विरामावस्था में आ जाती है। जैसे चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है, धीरे धीरे क्या होता है? मंदन पैदा हो जाता है, तो वस्तु हमारी क्या होती है? विरामावस्था में। हमारे बताने का मतलब यही था यहाँ की जो बल है, यानी इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो और हम जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें कि बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। बल क्या होता है? बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यानी हमने क्या बोला कि बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। ठीक है, यानी बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि खिलाड़ी एक खेलता हो फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल पर ठोकर मारने से, यानी फुटबॉल खेला जा रहा है, वहां पर अगर फुटबॉल पर ठोकर मारे और सामने से आ रहा है, उस पर ठोकर मारने से क्या होता है? उसकी दिशा बदल जाती है। या क्रिकेट के मैदान में, ठीक है, बॉल यानी क्रिकेट के मैदान में खेलता हुआ खिलाड़ी, बॉल उसके सामने आती है और उसकी दिशा क्या होता है? बदल जाती है। तो यही प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं जो हमारे बल के प्रभाव हैं, इनको हम बल के यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स कह सकते हैं। अब इसी कड़ी में आगे हम बात करते हैं कि बल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। बल के प्रकार, ठीक है, बल के प्रकार। ठीक है, तो बल के प्रकार भैया क्या होते हैं देखते हैं।
यानी बल यानी टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। बल के निम्न दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। ठीक है, पहला होता है संतुलित बल, संतुलित बल, और सेकंड होता है हमारा असंतुलित बल। असंतुलित बल। ठीक है, तो बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। अब बात करेंगे हम संतुलित बल की, यानी संतुलित बल कैसा होगा, यानी बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंसिंग होना चाहिए, संतुलन। जैसे मान लिया तराजू है, तराजू के दोनों सिरे क्या हो, बराबर हो। बराबर का मतलब बैलेंस हो, बैलेंस मतलब क्या हो, संतुलित हो। क्लियर। तो अब यहां से देखेंगे संतुलित बल कैसे होगा। तो संतुलित बल यानी यदि किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर किए दे रहा हूँ, कि पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहा हो, एक साथ किसी भी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तथा बलों का परिणामी प्रभाव शून्य हो, तथा बलों का जो परिणामी यानी बल क्या है, वहां पर एक दूसरे से लग रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से चल रहे हैं, पर बलों का परिणामी क्या हो, वहां पर शून्य हो। ठीक है, तो बल कैसे कहलाते हैं, संतुलित बल कहलाते हैं भैया। कैसे बल कहलाते हैं, संतुलित बल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं हम, जैसे संतुलित बलों के प्रभाव में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संतुलित जो हमारे संतुलित बल होते हैं, इनके प्रभाव में वस्तु की स्थिति में, यानी जो हमारी वस्तु, जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी स्थिति यानी उसके स्टेटस में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार से वस्तु की आकृति क्या होगा, जब परिवर्तन नहीं होता है, परंतु क्या होगा, उसकी आकृति क्या होती है, बदल जाती है। जैसे यदि एक गुटके के दोनों ओर समान बल लगाकर परस्पर विपरीत दिशा में ले जाया यानी खींचा जाता है, ठीक है, तब गुटके में कोई गति नहीं होती है, गुटके में लगाया बल कैसा, संतुलित। जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, एक मेन कोई गुटका है, ठीक है, इस पे दोनों तरफ को बल लगाया जाए, इधर को भी और इधर को, और ना ही हम इधर को ले जा सकते हैं ना ही इधर को ले जा सकते हैं बेटा। ठीक है, मान लिया कोई भी एक गुटका है, इधर को भी फोर्स लगाया जा रहा है, इधर को भी फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, अब ना तो ये गुटका अपनी जगह से इस स्थिति में बढ़ रहा है, ना ही इस स्थिति में बढ़ रहा है, तो ऐसी जगह पर हमारा ये बल कैसा कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। कैसा, संतुलित बल कहलाता है। ठीक है, अब बात करूंगा असंतुलित बल की, यानी असंतुलित बल क्या है। ठीक है, असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं यदि किसी वस्तु निकाय पर लगाए हुए बलों का परिणामी बल शून्य हो, उसमें क्या होता था, शून्य नहीं होता था। ठीक है, यानी उसमें जो उसका परिणामी प्रभाव शून्य हो, और यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि यदि किसी वस्तु अथवा निकाय पर लगे हुए बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है, वहां पर तो शून्य होता था, और यहाँ पर इसके परिणामी बलों का मान शून्य नहीं होता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर लगे हुए बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो बल असंतुलित बल कहलाते हैं, तो बल असंतुलित बल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, रस्सा कसी के, यानी रस्सा कसी का खेल आपने देखा होगा कि रस्से को पकड़कर कुछ लोग उधर खींचते हैं, कुछ लोग इधर खींचते हैं।
ठीक है। तो एक तरफ ज्यादा बल लगता है, एक तरफ कम बल लगता है, तो ज्यादा वाला क्या होता है, रस्से को एक तरफ खींच ले जाता है, यानी जो हमारी दूसरी टीम होती है, दूसरी टीम उस रस्से को खींच ले जाती है। तो एक रस्से में कमजोर हमारी टीम होती है, जो कमजोर टीम होती है वो खींच नहीं पाती है, ठीक है। तो इस दशा में रस्से पर लगने वाला बल कैसा कहलाता है, असंतुलित बल। यानी दो टीमें होंगी हमारी यहाँ से, ठीक है, टीम ए होगी, टीम बी होगी। अगर ये हमारी कमजोर पड़ जाती है, यानी अगर ये पुअर है हल्की सी, ठीक है, और ये क्या होती है, रस्से में जीत जाती है, तुम्हारा कैसा बल कहलाएगा, असंतुलित बल कहलाता है। और संतुलन में क्या होता था, ये भी खींचते थे, ये भी खींचते थे, दोनों क्या होता था, अगर बराबर की टीमें हैं तो दोनों बैलेंस्ड बने रहते थे, ठीक है भैया। तो इस तरीके से हमारा संतुलित और असंतुलित बल हो गए। इसके बाद हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, बल, ठीक है। यहां से हमारा टॉपिक बल क्लियर हो जाता है। और इसके बाद बात करते हैं कि गति के नियम की, ठीक है, गति के नियम की। देखिए आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें, छोटे छोटे पॉइंट आपके क्लियर किए जा रहे हैं, ठीक है। और अब मैं बात करने वाला हूं कि न्यूटन के गति के नियम, जो यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। ये यानी न्यूटन के गति के नियम क्या है, ठीक है। तो न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। यानी हम यहाँ पर दूसरे टॉपिक की भैया बात कर रहे हैं, जो है हमारा गति के नियम, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। तो अब हम बात करते हैं मुख्यतः न्यूटन की गति के कितने नियम हैं, 3 नियम है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, और न्यूटन का जो है गति विषयक द्वितीय नियम है, और न्यूटन का गति विषयक क्या है, तृतीय नियम है, ठीक है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है और न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के बारे में, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम की। तो इस नियम के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है। तो प्रथम नियम यानी गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति करती है, ठीक है, स्थिर अवस्था या एक समान, ठीक है, सरल रेखा में गति करती है, तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये हमारा न्यूटन का पहला नियम होता है। तो आज की क्लास मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं, और अगली क्लास में आपको न्यूटन के पहले नियम के बारे में बताया जाएगा बेटा, ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ, यानी अगले पार्ट में इस वीडियो को देखने के लिए आप अगले पार्ट को देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।